नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता दुबे। इस बुलेटिन में आज बात होगी 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव के ऐलान की। बताएंगे कि कृषि कानूनों पर क्या है किसान संगठनों की आगे की रणनीति। जानेंगे व्यापारियों के साथ भारत बंद का रहा कितना असर और कांग्रेस की रणनीति से क्यों परेशान दिख रही हरियाणा की खट्टर सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी को लेकर प्रियंका गांधी के प्लान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल सरकार ने दिया मजदूरों को चुनावी तोहफा। चुनावों के ऐलान से पहले बंगाल सरकार ने किया दिहाड़ी मजदूरी का बढ़ाने का ऐलान। हिमाचल विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल को घेरा। राज्यपाल द्वारा अभिभाषण के संक्षिप्त अंश पढ़ने से नाराज थे कांग्रेस विधायक। हंगामा करने पर कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए किया गया निलंबित। महामारी को लेकर सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश की मियाद बढ़ाने का किया ऐलान। अब 31 मार्च तक लोगों को केंद्र के दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। राज्यों को टीकाकरण के काम में तेजी लाने का केंद्र ने दिया निर्देश। यूसुफ पठान और विनय कुमार ने किया क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान। आईपीएल में किसी भी टीम ने इन 2 खिलाड़ियों को नहीं किया था शामिल। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1939 अंकों की गिरावट के साथ 39,099 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 568 अंकों की गिरावट के साथ 14,529 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का आज ऐलान हो गया। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में वोटिंग होगी। असम में 3 और बाकी की जगह 1 चरण में वोटिंग कराए जाने का ऐलान चुनाव आयोग ने किए हैं। तो किस राज्य में कब होगा मतदान और कब आएंगे नतीजे, देखिए ये रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि असम में 3 चरणों में वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को 1 चरण में मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। अब हर राज्य की तारीखों को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को 30 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण में 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में 31 सीटों पर 6 अप्रैल, चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को, पांचवें चरण में 45 सीटों पर 17 अप्रैल को, छठे चरण में 22 अप्रैल को 43 सीटों पर, सातवें चरण में 26 अप्रैल को 36 सीटों पर और 8वें चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मई को की जाएगी। वहीं असम की बात करें तो पहले चरण में 27 मार्च को 47 सीटों पर मतदान, दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 39 सीटों पर मतदान, तीसरे चरण में 6 अप्रैल को 40 सीटों पर मतदान। चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के साथ नियमों को भी बदल दिया है। चुनाव को लेकर नए नियम में वोट डालने का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन भी होगी। चुनाव वाले 5 राज्यों में संक्रमण के नियम सख्ती से लागू होंगे। पोलिंग अधिकारियों को वैक्सीन दी जाएगी। प्रचार के लिए भी 5 से ज्यादा लोग घर पर नहीं जा सकते। वहीं जमानत की राशि ऑनलाइन जमा की जा सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्रित्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। इसके साथ ही केरल में पिनरई विजयन की अगुवाई में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। दूसरी ओर असम में सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के नेतृत्व में AIADMK की सरकार है। अब इन राज्यों में जल्द चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। अब देखना होगा कि 2 मई को किसे जीत मिलती है और किसे हार। चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी राज्यों में आचार संहिता लग गई है। 2 महीने में परिणाम भी आ जाएंगे, लेकिन कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का परिणाम कब सामने आएगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। किसानों के आंदोलन को 3 महीने हो चुके हैं। 1 महीने से अधिक समय से तो सरकार के साथ उनकी बातचीत भी नहीं हुई है। तो आज किसानों के आंदोलन में क्या रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में।
सर्दी खत्म हो रही है, अब गर्मियों का मौसम शुरू होने को है, लेकिन किसान अभी तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली कूच किया था इस मांग के साथ कि सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करे और फसल खरीद पर एमएसपी की गारंटी दे, जिसके चलते सरकार और किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन सरकार उनकी मांग को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुई। ऐसे में अब किसानों ने अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया है, जिसके मद्देनजर आज किसानों ने ग्लोबल वेबिनार का आयोजन किया था, जिसका विषय 3 कृषि कानूनों का किसानों पर असर रखा गया था। वहीं किसान ने अब लामबंदी की तैयारी कर ली है, जिसके चलते आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जमीन बचाने की है और सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो रामलला से गुहार लगाने आए हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत आज राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी के साथ ही कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में किसान कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास का घेराव किया। वहीं किसान नेताओं ने आज से 7 दिन तक अलग अलग दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है, जिसके तहत आज किसानों ने सभी जगह युवा किसान दिवस मनाया। अब इन सब के बाद देखना ये होगा कि किसानों की इन रणनीतियों से सरकार पर क्या असर पड़ेगा। किसानों का आंदोलन जैसे जैसे लंबा होता जा रहा है, वैसे वैसे ये देश के अन्य हिस्सों में भी फैलता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को अपना जनाधार खिसकता दिख रहा है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर तो बीजेपी को डर भी लगने लगा है, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनावों में 1 साल का ही समय बचा है और बीजेपी को चुनावों की चिंता दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों को लेकर देश के किसानों का आंदोलन 3 महीने से चल रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। इस आंदोलन को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 11 दौर की बैठक हो चुकी है और इसके अलावा किसानों की एक बार देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। किसान संगठनों और सरकार के बीच आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी, उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन किसानों का आंदोलन अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर कृषि कानूनों के खिलाफ 3 महीने से चल रहे आंदोलन पर अपनी रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि किसानों का आंदोलन और लंबा चला तो बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा की 40 से ज्यादा जाट बहुल्य सीटों से आने वाले पार्टी के सांसदों, विधायकों और वहां के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में तय किया गया था कि पार्टी के सांसद, विधायक और पार्टी के नेता अपने अपने इलाकों में जनता के बीच जाकर कृषि कानूनों के बारे में उनको जानकारी दें। किसानों को ये बताएं कि ये कानून कैसे उनके लिए फायदेमंद है। जनता को बताया जाए कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष ये आंदोलन चला रहा है। बताया जा रहा है कि इसके बाद केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद के साथ नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो रिपोर्ट दी, उसे लेकर बीजेपी के साथ साथ सरकार में भी हड़कंप मच गया है। इसके बाद कृषि मंत्री ने भी आनन फानन में किसानों से बातचीत की बात कही। बता दें कि जेपी नड्डा को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें बताया गया है कि अगर किसानों का आंदोलन और लंबा चला तो इससे बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो बीजेपी से दूर जा सकते हैं। किसानों के साथ साथ इस आंदोलन का असर शहरी मतदाताओं पर भी पड़ रहा है। जनता में इसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। जमीनी स्तर के लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। इसके लिए सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हरियाणा में जाटों की नाराजगी की असली वजह हरियाणा का नेतृत्व है और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन ने ये नाराजगी और बढ़ा दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की नाराजगी इस कारण भी बढ़ी कि गन्ने पर मिलने वाली सब्सिडी को भी नहीं बढ़ाया गया। इसके साथ साथ गन्ना किसानों के बकाया पैसों का भुगतान भी नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसानों के आंदोलन को जल्द से जल्द नहीं खत्म कराया गया तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसमें पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी की चिंता वोटों को लेकर है, क्योंकि किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो चुनावों में इसका नुकसान बीजेपी को होना तय है। वैसे चिंता में तो देश का व्यापारी भी है, क्योंकि सरकार ने जब 2017 में जीएसटी लागू किया था तो दावा किया था कि इससे व्यापारियों की परेशानियां दूर होंगी, लेकिन जीएसटी से व्यापारियों की परेशानी दूर होने की जगह बढ़ गई है। व्यापारियों ने कई बार सरकार से गुहार भी लगाई, लेकिन राहत नहीं मिली तो व्यापारी सड़क पर आ गया। आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, तो कैसा रहा भारत बंद का असर, देखिए ये रिपोर्ट।
सरकार की नीतियों से देश का किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम जनता भी परेशान है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की नीतियों का लाभ किसको मिल रहा है। सरकार तो इस सवाल पर चुप है, लेकिन अब जनता जवाब देने सड़क पर उतर रही है। और इसी कड़ी में आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने जीएसटी के नियमों में किए गए कुछ मनमाने और गैर कानूनी संशोधनों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया था, जिसमें देश भर में 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठनों के 8 करोड़ से अधिक व्यापारियों ने समर्थन किया और अपना कारोबार बंद रखा, जिसका असर देश भर के बाजारों में दिखा। व्यापारी से व्यापारी यानी B2B और व्यापारी से उपभोक्ता यानी B2C का व्यापार पूरी तरह से बंद रहा। कैट ने बंद में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, केमिस्ट शॉप, दूध और डेयरी उत्पादों की आपूर्ति करने वाले जनरल स्टोर को व्यापार बंद के दायरे से बाहर रखा। इसके साथ ही कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भाटिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप खंडेलवाल ने भारत व्यापार बंद को जबरदस्त सफल बताया। कैट ने मांग की है कि कानून या नियमों में कोई संशोधन लाने से पहले जीएसटी नियमों के प्रावधानों को स्थगित किया जाए और व्यापारियों को विश्वास में लेकर ही नियमों और कानून में बदलाव किए जाएं। आपको बता दें कि कैट के इस भारत बंद में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया FMCG प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी, ऑल इंडिया कंप्यूटर मीडिया डीलर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया वेजिटेबल ऑयल डीलर्स एसोसिएशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और पूरे भारत में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों ने भाग लिया और पूरे भारत में लगभग 8 करोड़ व्यापारियों, 1 करोड़ ट्रांसपोर्टरों, 3 करोड़ हॉकर्स और लगभग 75 लाख छोटे उद्योगों में अधिकांश ने अपना कारोबार बंद रखा। अब सरकार पर इन सब का असर कितना पड़ता है, ये समय आने पर ही पता चलेगा। कृषि कानूनों से किसान परेशान है, जीएसटी से व्यापारी परेशान है, तो महंगाई से आम जनता परेशान है, यानी सभी परेशान हैं। रही सही कसर डीजल पेट्रोल की कीमतों ने पूरी कर दी है। देश के कई राज्यों में तो पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। इसे लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अजीब सा तर्क दिया है। क्या कहा है केंद्रीय मंत्री ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश इस समय कई मुश्किलों से घिरा है। महंगाई का मामला हो या रोजगार का या फिर संक्रमण का, समस्या कई है, लेकिन सरकार के पास समाधान नहीं दिख रहा है। सरकार ने बजट घाटा कम करने के नाम पर ट्रेन के किराए से लेकर पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर तक के दाम बढ़ा दिए। इस बढ़ोतरी के बाद जनता की चिंता भी बढ़ रही है। बजट के समय सरकार से उम्मीद जताई गई थी कि सरकार जनता को राहत देगी, लेकिन सरकार एक के बाद एक जनता का बोझ बढ़ाती जा रही है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर वित्त मंत्री ने भी पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसके दाम कब कम होंगे ये बताना मुश्किल है। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जब रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने बेतुका जवाब दे डाला। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होता है थोड़ा घटेगा। बता दें कि स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से ही लोग परेशान हैं। जहां लोगों ने नौकरियां गंवा दी हैं, तो वहीं अब बढ़ती महंगाई भी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। इसके मद्देनजर सरकार की ओर से जो जवाब आ रहे हैं वो जनता को निराश करने वाले हैं। आखिर कब तक जनता को राहत मिलेगी, इस बात का इंतजार है। डीजल पेट्रोल की कीमतों से आम लोग परेशान हैं, लेकिन बीजेपी की परेशानी हरियाणा सरकार को लेकर है, क्योंकि बजट सत्र में कांग्रेस ने हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी तो चिंता में दिख ही रही है, साथ ही बीजेपी का समर्थन कर रही जेजेपी के लिए भी मुसीबत बहुत बड़ी दिख रही है। तो कांग्रेस के दाव से क्यों परेशान है जेजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने वाला है। अमूमन सत्ता पक्ष विपक्ष के घेरने से पहले ही तैयार रहता है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने किसानों के सहारे बीजेपी के लिए ऐसी कांटों भरी सियासी बिसात बिछाई है जिसे पार करना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। कांग्रेस की इस रणनीति से सीएम खट्टर की सांसें तो फूल ही रही हैं, साथ ही दुष्यंत चौटाला की भी चिंता बढ़ रही है। दरअसल
दरअसल अविश्वास प्रस्ताव का मकसद मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा जननायक जनता पार्टी पर दबाव बनाना है, ताकि जनता के बीच दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की विश्वसनीयता खत्म हो जाए। हरियाणा विधानसभा का सत्र 5 मार्च से शुरू हो रहा है। कांग्रेस सत्र के पहले दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर चुकी है। सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव मंजूर होगा या नहीं, ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो जेजेपी को अपना रुख साफ करना पड़ेगा। वो सरकार का समर्थन करती है तो इससे साफ है कि जेजेपी किसानों के साथ नहीं है। किसानों का साथ देती है तो बीजेपी के खिलाफ जाना होगा। बता दें कि जननायक जनता पार्टी किसानों की राजनीति करती रही है। विधानसभा चुनाव में जाट किसान मतदाताओं ने जेजेपी का समर्थन किया था। ऐसे में जेजेपी के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का साथ देना आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के कई विधायक किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के लिए पार्टी को एकजुट रखना मुश्किल हो जाएगा। इसका असर सरकार की स्थिरता पर पड़ेगा और देर सवेर सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। यानी कांग्रेस ने अपनी रणनीति से सूबे की सरकार की नींव हिला डाली है। अब देखना होगा कि बीजेपी की सत्ता से विदाई की तारीख क्या तय होती है। और बुलेटिन के आखिर में बात प्रियंका के दाव की। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में सूबे की योगी सरकार को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। एक लंबे समय से हाशिए पर चल रही कांग्रेस अपने संगठन में जान डालने के लिए जहां हर ब्लॉक और पंचायतों में अपने संगठन को खड़ा कर रही है, तो वहीं सियासी समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी में है। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। तो क्या है प्रियंका का यूपी प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत को समझना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण भी भारी रहते हैं। इसी के साथ ही हिंदुत्व की राजनीति भी पार्टियों को परेशान करती है। इसी सियासत को कांग्रेस पिछले 3 दशकों से समझने में नाकाम साबित हो रही है। यही वजह है कि हाथ में केवल हार लग रही है। अब तो हाथ हाशिए पर आकर खड़ा हो गया है, जिसे संभालने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है। वो तमाम मुद्दों पर काम कर कांग्रेस में फिर से जान डालने की कोशिश कर रही है। सियासी समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे के तहत ही प्रियंका गांधी सहारनपुर के शाकुंभरी देवी और संगम में स्नान के साथ वृंदावन में बांके बिहारी जैसे मठ मंदिरों में दर्शन करती नजर आ रही हैं। साथ ही किसान बिरादरी से जुड़े हिंदू, मुस्लिम, सिख, जाट, गुज्जर और निषादों से मुलाकात के बाद अब दलितों को भी साधने की कवायद में जुट गई हैं। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आगामी 27 फरवरी को रविदास जयंती के मौके पर सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी स्थित गंगा किनारे उनकी जन्मस्थली घासीटोला में बने संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर जाएंगी, जहां इस मौके पर लगने वाले मेले में शिरकत कर प्रियंका गांधी न सिर्फ संत रविदास के मंदिर में उनका दर्शन करेंगी, बल्कि इस मौके पर पहुंचने वाले देश भर के दलित संतों से मुलाकात करने के बाद उनके साथ प्रसाद भी ग्रहण करेंगी। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी रविदास मंदिर पहुंचेंगी। इससे पहले भी प्रियंका गांधी वाराणसी स्थित इस रविदास मंदिर में जा चुकी हैं, लेकिन ये दौरा अब काफी अहम हो जाता है, क्योंकि यूपी चुनाव में अब महज 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में उनके ये दौरे कांग्रेस में नया दम भरने का काम कर रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रियंका का प्लान बीजेपी को परेशान कर कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में कितना मददगार साबित होता है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।